तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इसे। सो क्वेश्चन में हमें दिया है ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये छोटू ब्लॉक स्मॉल m इसका मास, कैपिटल M इसका मास, h हाइट पे वो रखा हुआ है। Assuming frictionless surface, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end। यानी कि जब ये पहुंचेगा नीचे तो आपको बताना है कि ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ग्राउंड पर। और हर जगह फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि यहां भी फ्रिक्शन नहीं है और इन दोनों के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। सो इनिशियली जो है दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बट आप यहां देखिए बेटा, इस छोटे ब्लॉक की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन इस बड़े ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। और इस नॉर्मल के यदि आप दो कंपोनेंट करें, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। सो हम कह सकते हैं कि और कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेप्ट दिस फोर्स। यानी कि इस M ब्लॉक के ऊपर, कैपिटल M मास के वेज के ऊपर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है, और हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। यानी ये वाला जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो ये हमें कारण समझ में आया कि अच्छा, ये यदि नीचे आएगा तो ये पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो वेलोसिटी है इस वेज की वो v के बराबर है, v1 के बराबर मैं मान लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि जब हमारा छोटू ब्लॉक नीचे आएगा, तो बड़े वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो v1 के बराबर है, और हम ये भी जानते हैं यदि मैं इस वेज के रेस्पेक्ट में बात करूं, यदि मैं वेज को रोक देता हूं, मैं कैसे भी करके यदि वेज को रोक देता हूं, तो इस ब्लॉक का जो मोशन है वो इसी डायरेक्शन में संभव है। वो इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही मूव कर सकता है ये ब्लॉक, यदि हम इसको रोक देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वेज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। वो मैं मान लेता हूं u के बराबर है, और वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज इज इक्वल टू u। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेज प्लस u। यानी कि यदि हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, सो वेज की वेलोसिटी को आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो मैं कह सकता हूं ये जो हमारा छोटू ब्लॉक है इसके पास दो वेलोसिटियां हैं। एक वेलोसिटी है हमारे पास u जो इसके रिलेटिव है, और एक वेलोसिटी इसके पास v1 है। सही बात भी है यार, ये देखो ये ब्लॉक नीचे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, नीचे और पीछे, नीचे ग्रेविटी की वजह से, पीछे वेज की वजह से। सो दो वेलोसिटी यहां पे होने वाली हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, यदि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस बड़े ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी पीछे की तरफ, छोटे ब्लॉक के पास वेलोसिटीज दो तरफ हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक वेज की डायरेक्शन में। अब मैं इतना जानता हूं कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इस पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। वर्टिकल में तो ग्रेविटी लग रही है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। सो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकता हूं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटीज की आवश्यकता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ we are going to resolve this velocity into two components. One component is in this direction, one component is in this direction. तो दो डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट में कर देता हूं। तो चलिए करते हैं कंपोनेंट। ये एंगल जो है किसके बराबर है, अल्फा के बराबर ये एंगल है। अच्छा, ये एंगल अल्फा है, इसका मतलब ये एंगल भी अल्फा है। ये एंगल अल्फा है तो v1 तो ठीक है, ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये और लीड, ठीक है। तो u के एक कंपोनेंट आएगा u cos अल्फा और एक कंपोनेंट आएगा u sin अल्फा। तो हमें तो यार सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है। कंपोनेंट इस ब्लॉक का एक ये है, एक कंपोनेंट ये है। तो मैं ये लिख लेता हूं कि हमारा जो ये वेज है इसके पास वेलोसिटी v1 के बराबर है, और हमारा जो ब्लॉक है इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है u cos अल्फा माइनस v1। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos अल्फा माइनस v1 के बराबर है। इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। वर्टिकल डायरेक्शन की आप छोड़ दीजिए बात, क्योंकि उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई काम ही नहीं है, तो सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पे दिखा दी है।
अब मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पर आपको मिलेगा दैट P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो कोई भी लीनियर मोमेंटम नहीं बन रहा है। फाइनली लेकिन जो है मूव कर रहे हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो इसका लीनियर मोमेंटम आएगा स्मॉल m इंटू यू कॉस अल्फा माइनस v1, और इसका बनेगा इस डायरेक्शन में दैट इज प्लस m कैपिटल M इंटू माइनस v1 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सो इसको मैं इधर ले जाता हूं तो आपको मिलता है कैपिटल M इंटू v1 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, स्मॉल m इंटू यू कॉस अल्फा माइनस स्मॉल m इंटू v1, और आप v1 को यहां कॉमन ले लेते हैं। v1 निकालना है क्या हमें v1 निकालना है, यस। सो v1 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू m u cos अल्फा। तो यहां से आपको v1 की वैल्यू मिल जाती है दैट इज स्मॉल m u cos अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज। लेकिन ये वेलोसिटी है u के टर्म्स में, और u भी हमको नहीं पता है। अब वेरिएबल का आंसर वेरिएबल के टर्म्स में आपने दे दिया, तो कोई आपने बड़ा काम नहीं किया है। अब क्या करें सर, अब क्या करें? अब हमें इस्तेमाल करना होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ऑफ कोर्स जितने भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं कभी भी जीवन में, यदि आप स्टूडेंट है तो आप कोशिश करें कि, कोशिश नहीं, आपको यही करना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आपको लगाना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सारे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आप लिखें, ठीक है। सो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं। इनिशियली जो हमारा सिस्टम था कुछ ऐसे था कि छोटू ब्लॉक जो था वो h हाइट पे टंगा हुआ था। जब वो नीचे पहुंचता है तो इनकी वेलोसिटी जो है बदल जाती है। इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है ये दो हो जाती हैं। एक वेलोसिटी है नीचे की तरफ विच इज u साइन अल्फा, और एक वेलोसिटी हो जाती है इस तरफ दैट इज u cos अल्फा माइनस v1। तो इसकी नेट स्पीड हम निकाल सकते हैं क्या? बिकॉज जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हम नेट स्पीड का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसकी नेट स्पीड का स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो आप इसकी v इसको v2 कहते हैं क्या? v2 कह देते हैं इसको। सो v2 में लिख सकता हूं इसको दैट इज अंडर रूट ऑफ u साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस u cos अल्फा माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इस छोटे ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड लिखा है, नेट स्पीड, क्योंकि मुझे इस दो कंपोनेंट्स मालूम थे, दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में मुझे काम आएगा। सो इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट के बीच में मुझे लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? जगह है क्या आगे? यस जगह है। K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। मैं इस हॉरिजॉन्टल को रेफरेंस मान लेता हूं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल m इंटू g इंटू h इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास? हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल m इंटू v2 का स्क्वायर, और नीचे आ चुका है ब्लॉक, रेफरेंस क्या हुआ है यहां पे 0 हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस 0। अब हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो स्मॉल m g इंटू h इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v1 का स्क्वायर, v1 ये निकाला, इसका स्क्वायर करिए तो आपको मिलेगा स्मॉल m स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, ठीक। ये आपको मिल जाता है स्मॉल m u cos अल्फा, ठीक, प्लस हाफ इंटू स्मॉल m इंटू v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर मतलब ये जो लिखा है इसका स्क्वायर आप लिख देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v1 स्क्वायर, v1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर विच इज m स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, ठीक।
और माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2u v1 cos अल्फा माइनस ऑफ 2 टाइम्स u इंटू v1 इंटू cos अल्फा इंटू v1 कितना है आपके पास स्मॉल m u cos अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसे करना है हमें सॉल्व। तो चलिए थोड़ा सा और इसे हल्का कर लेते हैं। कैसे? सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जो है प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे यू स्क्वायर के बराबर। तो ये मिलके हो गया आपके पास यू स्क्वायर के बराबर। यहां से कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं कट रहा। तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल m क्यूब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। ठीक, यूनिट से एक बार देख लीजिए। ठीक है, यूनिट ठीक है, ये इसको हटाइए और माइनस में ये 2 से 2 हट जाएगा और आपको मिलता है यहाँ पे ये 2 है और ये 2 से 2 हट जाएगा यहाँ पे और आपको मिलता है स्मॉल m स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल चुका है। अब आप क्या यहाँ पे कर सकते हैं? हमें बेसिकली वैल्यू निकालनी है u की। ठीक है, u की वैल्यू निकालनी है जिससे हम v1 निकाल सकें। u की वैल्यू निकालनी है जिससे हम v1 निकाल सकते हैं। सो अब आप क्या करिए, आपके पास ये जो है ये भी कैपिटल M के टर्म। सो आप u वाली जो टर्म है उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कीजिए। तो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं u स्क्वायर कॉस u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे u स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर और यहाँ आपको मिलेगा प्लस हाफ इंटू स्मॉल m प्लस यहाँ मिलेगा आपको 1/2 m क्यूब कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर और यहाँ मिलेगा आपको माइनस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M is equal to mgh। ठीक, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए और कोई चारा नहीं है आपके पास। आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, ये आप ले लीजिए और यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं वैल्यू u की। ये आप सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन, उसके बाद u की वैल्यू जो है h के टर्म में निकाल सकते हैं और u की वैल्यू h के टर्म्स में आपको मिल गई तो आप वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं तो आपको v1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, इसका यही तरीका है सॉल्व करने का। एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है अ स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी v कोलाइड्स इलास्टिकली, यानी e की वैल्यू जो है 1 के बराबर दी हुई है, विद अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास। इसका मास और इसका मास दोनों का मास बराबर है लेकिन इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, इसलिए ये छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है। इसका मास स्मॉल m, इसका मास भी स्मॉल m, वेलोसिटी v से ये भाग रहा है इसकी ओर, इसका रेडियस स्मॉल r है, इनिशियली केप्ट एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है। अब क्या होता है, द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस rho अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि ये जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है, देखिए ये सेंटर से मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पे और जो आपका पार्टिकल जिस लाइन में मूव कर रहा है, इन लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रो के बराबर है। इसे इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है, इसे इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। इंपैक्ट पैरामीटर रो के बराबर है which is less than equals to less than r away from the direction of motion of the particle. We have to find the final velocities of the two particles. तो कोलिजन के बाद इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है, ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है। तो बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करूं, जस्ट बिफोर कोलिजन
जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करें तो ये बॉल जैसे ही इस स्फीयर के कांटेक्ट में आई होगी तो इनकी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें, इनके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो ये फोर्सेस जो हैं इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्सेस जो है वो लग रहे होते हैं। इस लाइन को लाइन ऑफ इंपैक्ट कहा जाता है, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट या LOI कह सकते हैं, लोई, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब ये इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी v। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, जो मैं बाद में इसकी वैल्यू निकालूंगा अभी। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। सो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में कर सकता हूं, एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, और एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आई आपको? सो मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए हैं, v cos थीटा, v sin थीटा। v cos थीटा इज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट और v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्योंकि फोर्स जो है इस बड़े स्फीयर पर इस डायरेक्शन में लगा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो इस स्फीयर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में ही होने वाली है। तो मैं इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी मान लेता हूं हमारे इस बड़े स्फीयर की, किसके बराबर? मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं v1 के बराबर है। और जो हमारा ये स्फीयर है इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन में हो जाती है v2 के बराबर, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगी बिकॉज फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहने वाली है, v sin थीटा। अब मैं जानता हूं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग पहले ये से अप्रोच कर रहा था, सो 1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कितने से हो रहा है? v2 और v1 से। सो v2 plus v1 is the velocity of separation divided by velocity of approach is how much? v cos theta। तो आपको यहां से मिल जाता है that v2 plus v1 is equals to v cos theta, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं पूरे सिस्टम के लिए इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, स्मॉल m into v cos theta is equal to small m into v1 plus small m into minus v2। m हट जाएगी सब, आपको मिलता है v1 minus v2 is equals to v cos theta, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए तो v2 से v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां से 2, v2 से v2 गया तो 2 times v1 is equals to जोड़ देंगे तो v cos theta 2v cos theta और आपको मिल जाएगा v1 is equals to v cos theta। सो हमें v1 की वेलोसिटी मिल चुकी है, यानी कि इस स्फीयर की वेलोसिटी मिल चुकी है। अब बात करें v2 की, v2 की वेलोसिटी है v1 plus v cos थीटा, तो v2 आपको मिल जाएगा 0 के बराबर। समझ में आ गई बात? अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है जी? तो आप क्या करिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, ये देखो ये छोटा सा पार्टिकल है, तो ये डिस्टेंस की बात करूं चाहे ये डिस्टेंस की बात करूं एक ही समान है। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? रो के बराबर। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? रेडियस आर के बराबर, रेडियस इसका आर है। तो मैं यहां से साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन रो। साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, तो कॉस थीटा आप लिख देंगे, यहां से कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, सो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v1 जो है आपको मिल जाएगा v इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रो स्क्वायर। ठीक, उल्टा तो नहीं लिख दिया? उल्टा लिख दिया है, ये दिस अपॉन दिस आएगा, सो दिस विल बी रो अपॉन आर, दिस विल बी रो अपॉन आर, दिस विल बी रो अपॉन आर, ऊपर रो नीचे आर। ठीक है, तो ये आपको वेलोसिटी मिल चुकी है स्फीयर की। अब बात करें हमारे छोटे पार्टिकल की, तो छोटे पार्टिकल की एक वेलोसिटी तो 0 आ चुकी है, एक वेलोसिटी बची है v sin थीटा। v sin थीटा कितना आ जाएगा? v रो बाय r। तो छोटू जो हमारे पास पार्टिकल है, छोटू, उसकी जो वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी आपके पास मिलने वाली है। नेट वेलोसिटी इज v sin थीटा, v इंटू रो बाय r। और जो आपके पास स्फीयर है, बिगर स्फीयर, उसकी वेलोसिटी जो नेट है वो होने वाली है आपके पास v इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये आपको आंसर्स मिल जाते